Hi, train your mind to be calm in every situation. Today is 31st of March 2022. We did it, every day means every day. Today we are going to talk about all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. कोलकाली फोक डांस लक्षद्वीप और केरला का है. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर है लुजैन स्विट्जरलैंड में. लॉन्जिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ इंडिया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. और ये जो डिफरेंस आता है ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का है, दैट इज 2933 किलोमीटर. हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है अनाईमुडी विच इज 2695 मीटर इन हाइट. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द वाइजाग पोर्ट लोकेटेड? Which animal symbol is used as the logo of the Worldwide Fund for Nature? Worldwide Fund for Nature. Grida. Grida is a dance form of which Indian state? Where is the World Intellectual Property Organization headquartered? In which state is the Clouded Leopard National Park located? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है bluster. Bluster का मतलब होता है धमकी देना. लाउड अग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विद लिटिल इफेक्ट, बट वो धमकी किसी काम की नहीं है. रैंटिंग, हैक्टरिंग, थंडरिंग. पॉम्पस का मतलब होता है गर्वित. अफेक्टिवली एंड इरिटेटिंगली ग्रैंड, सोलम और सेल्फ इंपॉर्टेंट. इनऑपॉर्चून टाइम, दैट इज बेवक्त, अकरिंग एट एन इनकन्वीनियंट और इनएप्रोप्रिएट टाइम. क्वेल मतलब शांत कराना. पुट एन एंड टू अ रिबेलियन और अदर डिसऑर्डर, typically by the use of force. Next word है panshan. It means lagan, a strong or habitual liking for something or tendency to do something, fondness, preference, liking. So ये vocabulary words है आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. 31st of March आज के ये 2 सवाल हैं. Prepare a note on the emergency provisions mentioned in the Indian Constitution. ये जो सवाल है ना, सी आई वॉज लुकिंग एट द चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत बुक. हमने इस 78-79 चैप्टर से एटलीस्ट 40 to 45 चैप्टर्स या आंसर राइटिंग से कवर कर लिए. इस मंथ भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी पूरी लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी पॉलिटी की. ओके, सो आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का. इसका भी मैं एक बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ. इसको आज सारी 40 साइट्स हम कंसोलिडेट कर लेंगे. ओके, सो ये आंसर राइटिंग है 31st ऑफ मार्च की और 30th ऑफ मार्च का आंसर, 29th ऑफ मार्च का आंसर डिस्कशन आज हम करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज थर्सडे मार्च 31st 2022. फर्स्ट जो टॉपिक है वो बिम्स्टेक है. ऑलरेडी इसमें हमने आंसर राइटिंग कर लिया है. बिम्स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर मूव्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक. सी पूरा फोकस एनर्जी गवर्नमेंट का इस बिम्स्टेक पे है, तो बिम्स्टेक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. MEA सेज इंडिया विल बी द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द ग्रुपिंग, और यहाँ हमें लीडरशिप का चांस है. सो दैट इज वाई बिम्स्टेक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहेंगे. सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, स्ट्रेंथनिंग द बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक वेलकम मूव है. इसमें ना फॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई बिम्स्टेक को. फॉर्मलाइज इन द सेंस एक प्रॉपर चार्टर अभी आया है यहाँ का. अनवीलिंग ऑफ द चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट्स द लिटोरल कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल. चार्टर क्या होता है? चार्टर एक काइंड ऑफ अनाउंसमेंट होता है, जैसे हम सिटीजन चार्टर पढ़ते हैं GS2 में, एथिक्स में भी. मतलब हम ये काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव ये होगा, मुद्दा ये होगा, प्रायोरिटी ये होगा. इस सब चीज़ों को हमने लिखित रूप में बता के दिया, तो वो कहलाता है चार्टर. तो ये समिट काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल समिट माना जा रहा है इसे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं. द नेसेसिटी फॉर कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी. ये 2 कीवर्ड हमें याद रखने हैं. कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम बिकॉज समुद्र से कनेक्टिविटी, कलादान मल्टी मॉडल भी है. कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी, ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है. देन
इंडिया सिक्योरिटी पिलर होगा बिम्स्टेक का, ये बहुत बड़ी बात है। ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड एट द कंक्लूजन ऑफ द समिट। तो 3 कीवर्ड्स हो गए, कोस्टल शिपिंग, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी और सिक्योरिटी पिलर है इंडिया। मास्टर प्लान बनेगा फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फ्रेमवर्क देगा फॉर रीजनल एंड डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का। सो द साइनिंग ऑफ द चार्टर वॉज द मेन आउटकम ऑफ दिस समिट। चार्टर जो साइन हुआ वो मेन आउटकम है। विद द चार्टर बिम्स्टेक नाउ हैज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। अब अपन फॉर्मलाइज हो गए, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। दिस इज अवर मैंडेट, दिस इज अवर ब्रॉडर फ्रेमवर्क। It has an emblem, it has a flag, it has a formally listed purpose and principles that it is going to adhere to. सब formalized systematic हो गया है। It represents significant evolution of the grouping. और from our perspective ये जो चार्टर साइन किया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बिम्स्टेक टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, इससे सवाल आएंगे। सो दिस इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। अब अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन पाकिस्तान में टर्मोइल चल रहा है। दिस इज वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिफिकल्टी पे है, लूजेज मेजॉरिटी की पार्टनर्स विद अपोजिशन। पाकिस्तान ट्रबल में रहता है, यहाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। Then this is DA hiked by 3% for central government staff. Dearness allowance बढ़ा है। वर्किंग हार्ड टू हेल्प श्रीलंका। नो सी जयशंकर साहब का ये सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट है, क्लियरली बताया है वर्किंग हार्ड टू हेल्प श्रीलंका। श्रीलंका इज अगेन अवर प्रायोरिटी। तो हम कंट्रीज के तरफ भी जिस प्रिज्म से बायलैटरल टाइज देखते हैं ना, वो प्रिज्म आता है फ्रॉम द स्टेटमेंट्स मेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर लाइक दैट, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं किस डायरेक्शन में हम उस कंट्री को अप्रोच कर रहे हैं। तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है। लिस्ट आउट इनिशिएटिव्स बाय न्यू दिल्ली। तो देखो, टाइमिंग इज द की, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो द पॉइंट इज दिस टाइम श्रीलंका को अभी बहुत डायर नीड है हमारी, तो अभी उसकी हेल्प करना जरूरी है। श्रीलंका एज इट ट्राइज टू कोप विद अ ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडियन सिस्टम इज वर्किंग ओवर टाइम टू एक्सपीडाइट इट्स असिस्टेंस टू द आइलैंड नेशन। सी द लैंग्वेज, इंडियन सिस्टम इज वर्किंग ओवर टाइम to expedite its assistance to the island nation, because जैसे पाकिस्तान देखा वैसे ही श्रीलंका का भी स्टेबल रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका में स्टेबिलिटी होती है तो दिस इज़ अगेन गुड फॉर आवर कंट्री। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सिचुएशन जो श्रीलंका में है इसको आगे एक और टॉपिक में देखते हैं। ये सिचुएशन आई कैसे, ये सिचुएशन, ये ग्रेव क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ। बट बिफोर दैट इंडिया अभी क्या कर रहा है, एवरीथिंग फास्ट ट्रैक्ड है। हम राइट नाउ इमीडिएट टॉप प्रायोरिटी से श्रीलंका को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी क्रेडिट लाइन दिया है $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन। उनके पास फ्यूल इंपोर्ट का पैसा नहीं है तो हमने उसके लिए से $1 बिलियन का पैसा दिया एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए। ये ऑपरेशनलाइज्ड वेरी सून होगा, तो दिस इज गुड। बिफोर दैट हमने $400 मिलियन का आरबीआई का करेंसी स्वैप दिया था, बिकॉज करेंसी का भी क्राइसिस हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है श्रीलंका का। $500 मिलियन का लोन डिफरमेंट किया। लोन डिफरमेंट मतलब आज लोन वापस करना था, हमने कहा कोई बात नहीं 3-4 महीने बाद दे देना। सो दिस इज लोन डिफरमेंट। 500 मिलियन क्रेडिट लाइन दिया फ्यूल के लिए, पैसा फ्यूल इंपोर्ट कराने के लिए। एंड मोर रिसेंट $1 बिलियन क्रेडिट अभी न्यू दिल्ली ने भी दिया है। सो द लैंग्वेज इज हम ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं श्रीलंका को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो दिस इज देयर, स्ट्रेंथन करें श्रीलंका में ओवरऑल पोजीशन, श्रीलंका की पोजीशन। श्रीलंका हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, इज इन्वेस्टिंग एज मच हियर इज अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। तो दिस इज अ थिंग। सिंस जनवरी इंडिया ने सेवरल लॉन्ग नेगोशिएटिंग अग्रीमेंट भी साइन किए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये त्रिकोणामाली ऑयल टैंक फार्म। एनर्जी प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स श्रीलंका इज अवर प्रायोरिटी। GS2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें ये श्रीलंका का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले हमने श्रीलंका पे एक नोट तैयार किया था, इंडिया श्रीलंका रिलेशन। इसी नोट को आगे अभी 1 या 2 पेज हम और ऐड करके जो रीसेंट क्राइसिस है उसको फर्दर ऐड कर लेंगे उस टॉपिक में। ओके, सो दिस इज श्रीलंका। बाकी इसका रीजन हम आगे एक आर्टिकल में देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
सेकंड, ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सोशल मीडिया में जो आप देखते हो ना, ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, ये करेक्ट नहीं होते हैं, मेनी अ टाइम्स करेक्ट नहीं होते हैं। सो द पॉइंट इज, इसमें यूजर डिस्क्रिशन होना जरूरी है। अक्सर जो एल्डरली होते हैं या फिर कम एज के बच्चे होते हैं, वो गलिबल होते हैं, उनको लगता है कि जो फॉरवर्ड आया है वो करेक्ट है। नो, देर एट टाइम्स यहाँ पे मैनूवरिंग की जाती है, मैनुपुलेशन किया जाता है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। प्लस एट टाइम सोशल मीडिया अकाउंट रैंडमली, सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडर रैंडमली किसी को ब्लॉक कर रहे हैं एटसेट्रा, तो उसमें भी इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी ऐसा नहीं हो कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो देयर शुड बी अ प्रोटोकॉल, देयर शुड बी अ गाइडलाइन। हाईकोर्ट ने बोला जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। Subjugating and supplanting fundamental rights like the right to freedom of speech and expression, otherwise the same would have dire consequences for any democratic nation. डेमोक्रेसी में राइट जो है, राइट टू स्पीच है, ये फंडामेंटल है, एक्सप्रेशन का सबको राइट दिया गया है। अगर इसको साइलेंट किया जा रहा है तो इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो इट इज हम्बली सबमिटेड दैट लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल कैन नॉट बी waylaid or jettisoned in the slipstream of social and technological advancement. So this is there. एक्चुअली कुछ टाइम पहले ऐसा भी आया था, सोशल मीडिया से वेस्टर्न वर्ल्ड है, रशिया क्राइसिस में क्या स्टैंड ले रहा है, इंडिविजुअल्स को ब्लॉक किया गया, अल्गोरिदम एट टाइम्स उस कंटेंट को पिक नहीं करता है, फिर इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। सो द पॉइंट इज, ये जो भी पॉलिसी होती है, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को बैन करने का हक नहीं है, उनको है, बट एक ये ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। सो दिस इज देयर, सर्टेन सिनेरियोज हैं, अगर ऐसा कुछ कंटेंट है, ऑब्वियसली वहां पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को पूरा राइट है बैन करने का, बट दिस शुड बी अ फेयर प्रोसेस, दिस शुड बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। नो प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी विल बी अलाउड टू इन्फ्रिंज अपॉन द सिटीजन्स राइट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आर्टिकल 14, 19, 21। अब बताओ आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है? रिवीजन क्लास में रिवाइज किया ना हमने, 14, 19, 21 क्या है? तो ये राइट्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए। प्लेटफॉर्म की जो पॉलिसीज है वो उसके विद इन होना जरूरी है, अदरवाइज फिर जो कोर्ट है और इंडियन गवर्नमेंट है वो फिर स्टेप इन यहाँ पे करेगी। तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जैसे हैं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एट्सेट्रा, इनके लिए ये एक एडवाइजरी है। तो मीटी ने पहले भी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, उनके लिए एक रूल बुक, रूल गाइडलाइंस भी आई थी। अभी हाई कोर्ट ने भी इस पे स्टैंप लगा दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। देन ISRO टू स्टेप अप ट्रैकिंग ऑफ स्पेस डेब्री। डेब्री देखो, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये जो दिख रहा है ना, दिस इज डेब्री, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक कचरा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई सैटेलाइट है वो टूट गई, या कोई जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी थ्रेड बना हुआ था, तो इससे क्या होता है, ये डेब्री एक बार स्पेस में चला गया तो ये तो पूरा फ्लोट करते ही जाएगा, और ये स्पीड, ह्यूज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो कि ये जो डेब्री है वो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है हमारी सैटेलाइट्स, या फिर जो इक्विपमेंट हमारा लॉन्चेस हैं, या फिर इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके लिए थ्रेट बन जाए। तो इनको क्लीन करने की अभी बहुत बात चल रही है डेब्री को। तो नए रडार्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है नेत्रा प्रोजेक्ट में बीइंग डिप्लॉयड। जो साइंस एंड टेक है ना, उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं, इसरो के मिशन आएंगे, कोई नया डेवलपमेंट जो चल रहा है, बहुत ज्यादा स्टैटिक नहीं पूछा जाता है। रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी न्यूज में है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मेटा से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, लाइक दैट, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफ डिप्लॉइंग न्यू रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट के अंदर है। सो व्हाट इज दिस? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेत्रा। ऐसे ही एक मिलता जुलता नेत्रा जैसा टर्म रेलवेज का भी है, वो डिफरेंट है, दिस इज इसरो, नेत्रा। तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। तो ये जो स्पेस डेब्री है 1500 किलोमीटर की है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पे इंडक्ट होगा, सर्वेलेंस होगा कि हम मॉनिटर करते रहे कि ऐसा नहीं हो किसी से कोलिजन हो जाए डेब्री से एटसेट्रा। ट्रैकिंग नेटवर्क, नेत्रा इसका नाम है। तो इसरो के जो नए चेयरमैन है, क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ, उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ दिया। तो व्हाट इज नेत्रा? नेत्रा इज नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। रडार्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप बहुत जरूरी होते हैं, इससे फैसिलिटेट होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और जंक वगैरह पे हम एक मॉनिटरिंग रखेंगे। कोलिजन अवॉइडेंस मैनूवर जरूरी होता है,
स्पेशली जैसे लो अर्थ ऑर्बिट पे, यहाँ जो सैटेलाइट्स है वो कहीं ऐसी डेब्री से टकरा नहीं जाए, तो मैनूवर किया जाता है टाइम टू टाइम। तो दिस इज देयर। अब ये जो है पार्ट ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसरो जब से कोविड-19 लॉकडाउन हुआ थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, अभी फिर से स्पेस पिक कर रहा है। एक कंपाइलेशन मुझे शेयर करना है, अगर नहीं करूंगा तो रिमाइंड करना, वो है इसरो का जितने मेजर इवेंट्स अभी हुए हैं पिछले 1.5 ईयर से, सारे लॉन्चेस, सारे प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट मिशंस, डेवलपमेंट एटसेट्रा, क्योंकि ये एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से इसरो का अचीवमेंट। ओके, इसका एक कंपाइलेशन आई विल शेयर। तो दिस इज देयर। और मेगा ऑयल रिफाइनरी, अब आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो है आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी। सी, प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी, इवन जो प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स जो चार्ज उन पे हुआ है, अगर वो वैलिड नहीं हुआ, इन सारे केसेस में भी जो बायोमेट्रिक्स है, प्राइवेसी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, राइट टू प्राइवेसी। प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल है, तो इससे अब सवाल उठ रहे हैं प्राइवेसी, डेटा सेफ्टी कंसर्न्स, इसमें एक स्क्रूटनी जरूरी है। अभी ये बिल है तो डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट प्रपोजल है, बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल डेटा प्रिजनर्स का कलेक्ट कर रहे हैं, यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट ले रहे हैं, फोटोग्राफ लें, फिंगरप्रिंट लें, तो ये बायोमेट्रिक्स होते हैं। इस सब की लीगल वैलिडिटी पे अभी सवाल उठ रहा है कि जैसे ये जो डेटा लिया है वो स्टोर किसके पास होगा, किसके पास एक्सेस होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए स्टोर होगा, उसका कोई मिस इनएप्रोप्रिएट यूजेज तो नहीं होगा, लाइक दैट। तो इस पे अभी क्लैरिटी का डिस्कशन का डिबेट की डिमांड की जा रही है। अभी तक जो बिल था वो 1920 का था। अक्सर जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका फोटो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, तो बायोमेट्रिक्स लेना कोई एक नई बात नहीं है, इसमें एडवांसमेंट हुआ है। अब 2020 है तो ऑब्वियसली फोटो और फिंगरप्रिंट के अलावा बायोमेट्रिक में रेटिना स्कैन एटसेट्रा नई चीज़ें भी हम लेंगे। बट द पॉइंट इज ये सारी चीज़ें वेल डिस्कस्ड स्क्रूटिनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है मेजरमेंट फिंगर इम्प्रेशन के बजाय, इसके अलावा पाम प्रिंट इम्प्रेशन है, फुटप्रिंट इम्प्रेशन है, बायोलॉजिकल सैंपल्स एनालिसिस, बिहेवियरल एटीट्यूड इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, ये सारी चीजें कलेक्ट करने की बात है। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। एक्चुअली आप क्या बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के यूजेज से, क्योंकि इतना डेटा आएगा, कंप्यूटेशन हमारा ऑलरेडी सुपर हो गया है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, हम डेटा माइनिंग करेंगे, क्रंचिंग करेंगे, बिहेवियरल एनालिसिस करेंगे, एल्गोरिदम लगाएंगे, मशीन लर्निंग लगाएंगे, तो बहुत हद तक हम क्राइम होने से पहले भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है। बट सवाल यही उठता है, व्हाट अबाउट एथिक्स, व्हाट अबाउट एथिक्स की रॉन्ग डूइंग तो नहीं होगी, क्योंकि मशीन्स भी गलती करती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर्स आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। बात अब ये है, केएस पुट्टास्वामी केस में कहा था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं हो कि हम फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज करें। राइट टू लाइफ है 21, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट है, प्लस आर्टिकल 20 भी है कि कोएर्सिव ड्राइंग ऑफ सैंपल्स है, तो इसमें कहीं वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 23 जो बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, खुद ही के बारे में आप बता रहे हो, गवाही दे रहे हो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, तो क्या ये राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, ऐसे अभी सवाल है। अब डेटा कलेक्टेड है उसका प्रिजर्वेशन कैसे होगा, डिसैमिनेट कैसे होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा, 75 साल तक वो डेटा अगर कलेक्ट हुआ है तो वो रहेगा सिस्टम में। इन सब चीज़ों का हमें एक साउंड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि इंटेंशन करेक्ट है लॉ का, बट उसमें लूप होल्स नहीं हो, मिस यूजेज नहीं हो। 1920 का एक था जिसमें यह था कि 1 ईयर तक डेटा कलेक्ट होता है, अगर सेंटेंस में जब हियरिंग हुआ तो जो कॉन्विक्ट था उसको स्कॉट फ्री कर दिया, गिल्टी नहीं पाया गया तो उसका डेटा भी डिलीट होना चाहिए। ये प्रोविज़न यहाँ पर है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, उन चीज़ों को इंश्योर कराना ज़रूरी है। सो द आइडिया इस बिल का जो भी टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से एट टाइम्स जैसे एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स, इवन इनोसेंट पीपल भी अगर डिसएडवांटेज में आ रहे हैं, तो इस केस में प्रॉपर स्क्रूटिनी होना ज़रूरी है। शिफ्टिंग सैंड्स, अब देखो यहाँ एक और नई चीज़ डेवलप हो रही है, तभी हम बोलते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट एंड परमानेंट इंटरेस्ट। प्लस जैसे आई हैव 2 फ्रेंड्स, वो अक्सर इस बात पे उनका फाइट चलता रहता था, जैसे इजराइल है या फिर अरब है, इनके बीच क्या टेंशन हो रहा है, फ़लस्तीन के लिए क्या टेंशन हो रहा है, दीज ऑल आर इश्यूज। बट अब देखो
ये जो इजराइल है और जो अरब कंट्रीज है अब ये क्लोज फ्रेंड्स बन गए, तो हाउ मच टाइम वी हैव वेस्टेड। सो दैट इज वाई मैं आपको यूक्रेन क्राइसिस में भी बताता था जो एमईए का स्टैंड है वो ऑल्दो बोरिंग लग रहा है बट वो हमारे रेलेवेंट है स्कोप ऑफ डिस्कशन में। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ड्रिवन नहीं होना चाहिए हमें। यह देखो अब शिफ्टिंग सैंड्स हो गया। ये जो अरब कंट्रीज हैं यूएसए के साथ फ्रेंडशिप थी ही, अब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इजराइल के साथ भी इनकी बहुत बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ नेजेव डेजर्ट में हुआ इजराइल में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि टॉप डिप्लोमेट यूएस के और अरब कंट्रीज के अनथिंकेबल किया इन्होंने, ये इजराइल गए, वरना अदरवाइज इजराइल लाइक स्वॉन एनिमी टाइप रहा है इन अरब कंट्रीज का। बट अब देखो ये वहां गए। इजराइल भी अभी यूएई में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन एक्सेट्रा हो रहा था, तो वर्ल्ड इज चेंजिंग। इजराइल के डेजर्ट में यहाँ पे मीटिंग हुआ। अब यहाँ कौन था, यूएई था, बहरीन था, मोरक्को था, इजिप्ट था, इजराइल था। एक टाइम था जब इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है इजराइल और इजिप्ट ने भी, बट नाउ अब सब फ्रेंड्स हो गए, एक ही पेज में है। तो गैदर टू डिस्कस सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और अब किसके अगेंस्ट हो गए हैं ये, अब ये ईरान के अगेंस्ट हो गए। क्यों, क्योंकि ईरान एक तरफ तो रशिया क्राइसिस हुआ, ऑयल का डिफिकल्टी है, तो ईरान के साथ अब न्यूक्लियर डील करने की बात है ताकि ईरान का ऑयल टैप हो पाए। और उसके लिए अभी जो जेसीपीओ है वो ईरान के साथ करने की बात थी। अब ईरान से प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी तो ये कंट्रीज जो है ना इनको ईरान पसंद नहीं है सबको, तो एक कॉमन एनिमी के कारण ये सब अब फ्रेंड्स बन गए। सो इसी तरीके से डिसाइसिव शिफ्ट हुआ है वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में। तो अब देखो इजराइल प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इजिप्ट आए, प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी से मिले, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद भी थे। यूएई और इजराइल नॉर्मलाइज कर चुके हैं रिलेशन ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड 2020 के बाद। अब इकोनॉमिक लिब और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात है। अब्राहम अकॉर्ड था, इसमें बात यह था इजराइल की एम्बेसी और इजराइल को रिकॉग्निशन भी मिल गया है बाय दीज अरब कंट्रीज। तो अब जो पैलेस्टीनियन टेरिटोरी की जो बात थी अब वो कोई नहीं करता, दिस इज नो लॉन्गर एन अरब इजराइल प्रॉब्लम। सो ऐसे चीजें बदलती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप बनाने की बात है। अब इसका एक मायना और भी है, जब से ट्रम्प आया है, ट्रम्प का था दिस प्रेसिडेंटशिप, तब से जो अरब था स्पेशली सऊदी था वो यूएस का बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है और उसको सिक्योरिटी कवर पे भी रखा। बट ट्रम्प ने, जैसे अभी यमन क्राइसिस भी हुआ, जो अरब की जो ऑयल रिफाइनरीज है सऊदी की, अरामको, इस पे भी अटैक हुए। तो अब सऊदी को भी लग रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, यूएस के भरोसे नहीं बैठ सकते, बिकॉज यूएस इज विदड्रॉइंग एज वर्ल्ड पुलिस। अब इस मौके पे इजराइल बिजनेस, इजराइल अपने वेपन्स एटसेट्रा, सिक्योरिटी एनवलप सब अरब कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा। तो मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप, जैसे आयरन डोम है, व्हाट इज आयरन डोम, इजराइल का आयरन डोम, तो वो शायद यहाँ पे सप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से नई नई चीजें डेवलप हो रही है। गल्फ एलाइज वॉज अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी इन रिटर्न ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ ऑयल। तो ऑयल पे भी अटैक हो गया, अमेरिका गारंटी भी नहीं दे रहा है, तो गल्फ कंट्रीज को भी रियलाइज हो रहा है, सऊदी को भी रियलाइज हो रहा है, तो वो अब इसराइल से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं बिकॉज इनके लिए एक कॉमन एनिमी है ईरान। सऊदी अरेबिया एंड यूएई पे मल्टीपल अटैक्स हुए, यमन हौदी के, यूएस का कोई हेल्प आया नहीं। गल्फ किंगडम इजराइल लुक एट ईरान न्यूक्लियर डील डिफरेंटली फ्रॉम द यूएसए, बिकॉज ईरान अगर न्यूक्लियर हो गया तो ये सारी कंट्रीज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और एस्केलेशन होगा चीजों का यहाँ पे। तो इससे सबकी इनसिक्योरिटी है और सब यहाँ पे फ्रेंडशिप बन गई है इनकी। अब यूएस डिक्लाइन कर रहा है सिक्योरिटी रोल का, बिकॉज यूएस के पास अपनी खुद की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इस पूरे बैकड्रॉप में ये नई इक्वेशंस यहाँ पे डेवलप होती नजर आ रही है। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया इज फ्रेंड विद अरब कंट्रीज, इंडिया इज फ्रेंड विद इजराइल, इंडिया इज फ्रेंड विद ईरान, इंडिया इज फ्रेंड विद रशिया, इंडिया इज फ्रेंड विद यूएसए एज वेल। तो मतलब इंडिया हमेशा से इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रखा है, ये हमें यहाँ पे पता है। ओके, अब ये जो आर्टिकल है वो है इंडियाज फूड रेस्पॉन्स वासुदेव कुटुंबकम। प्राइमरली जो हमने भी कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन तैयार किया था फूड सिक्योरिटी और इम्पोर्टेंट फूड सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स, उसी का कल्मिनेशन है। और ये बताया गया है कोविड-19 हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट, पैंडमिक, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फूड क्राइसिस इज अ रियलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसमें भी लिखा था कि प्रॉस्पेरिटी, पीपल, प्लैनेट होना जरूरी है। स्टारवेशन हुआ है कोविड-19। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है अर्थ इज वन फैमिली। यूएनजीए में हमने ये अडॉप्ट किया था फिलोसॉफिकल आउटलुक, हम इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया है।
तो अर्थ इज लाइक देर इज वन फैमिली, वासुदेव मतलब प्लैनेट, और प्लैनेट अर्थ इज वन फैमिली, ये हमारा मोटो रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। हम हमेशा पीस, कोऑपरेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स की बात करते हैं अगेंस्ट ग्लोबल हंगर, लीविंग नो वन बिहाइंड। फौज में भी मैं आपको क्या बताता हूँ, लीविंग नो वन बिहाइंड। आप एसएसबी में जाते हो, आपका वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अगर फिजिकल टास्क अच्छे से कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नो, फिजिकल टास्क एक बेसिक लेवल का आना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि यही एक बेसिस है सिलेक्शन का। बिकॉज अगर आप जंप नहीं कर पा रहे हो, क्विकली चीज़ें नहीं कर रहे हो, 2 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग में IMA में आपको सब सिखा देंगे, सब सीख जाओगे, बट आपकी जो बेसिक साइकोलॉजी है वो चेंज नहीं होती इतना इजीली। सो दैट इज वाई वहाँ पे साइकोलॉजी पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो ये जो होती है ना, लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीविंग नो वन बिहाइंड। फौज में हो, आपका साथी है, लीविंग नो वन बिहाइंड, दिस शुड बी देयर। तो ये होता है वासुदेव कुटुंबकम। वॉर है, वॉर ड्राइविंग फूड है, फ्यूल प्राइसेस है, अब इससे डिफिकल्टी आ रही है। हमने अफगानिस्तान को भी से हेल्प किया, इम्पोर्टेंट इतना सारा टन्स, मैट्रिक टन का हमने वीट सेंड किया वहाँ पे। पाकिस्तान के साथ डिफिकल्टी था तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू हमने सेंड किया। अफगानिस्तान में हमने लॉजिस्टिक्स सप्लाई किया। तो इंडिया ने अपना ड्यूटी हमेशा से अच्छे से किया है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हमने यहाँ सारी सप्लाईज किया। अभी जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इस पे भी वी फॉलो दिस वन नेशन वन राशन कार्ड, मिड डे मील स्कीम है, ICDS है, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। सो द आइडिया इज, एक टाइम था जब इंडिया को शिप टू माउथ कंट्री बोला जाता था, बट अब इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है और फूड एटलीस्ट हमने दिस सफिशिएंसी यहाँ पे अचीव किया है, और हम वर्ल्ड लेवल पे भी वासुदेव कुटुंबकम ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सिप्री है स्टॉकहोम का, इसने बताया कि जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इतना कंट्रीब्यूट किया पीस के लिए, क्योंकि लड़ाई अक्सर आजकल जो हो रही है वो रिसोर्सेस पे बेस्ड हो रही है, रिसोर्सेस के लिए हो रही है। तो फूड सिक्योरिटी है तो पीस होती है, कोहेजन होता है। इसीलिए WFP को नोबेल प्राइज भी मिला था 2020 का। तो इंडिया का जो है जीरो हंगर एंड इक्विटी, ये एक बहुत नोबल कॉन्सेप्ट है। यह बात, एक बिल जो आ रहा है CA के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, इसमें और क्या बेटर करना है, अकाउंटेबिलिटी हो एंटायर CA प्रोसेस में, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन भी हो। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ? नंबर 1 प्रॉब्लम तो अभी चल रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है इंपोर्ट कराने की चीज़ों के लिए। ऐसी एक प्रॉब्लम हमारे पास भी आई थी 1991 में। उसके बाद हम लाए थे LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। श्रीलंका की जो प्रॉब्लम्स है ना, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि जैसे श्रीलंका है ना, बहुत कम लिमिटेड कमोडिटीज है उसका एक्सपोर्ट करता है, जैसे टी हुआ, रबर हुआ, गारमेंट हुआ। अचानक इनका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आ गए, प्रॉब्लम आ गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे ज़्यादा था नहीं। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है तो टूरिज्म और रेमिटांस पे बेस्ड है। ये दोनों चीज़ कोविड-19 के कारण बहुत डिफिकल्ट हो गई। कंजम्पशन के लिए भी इनके पास एसेंशियल फूड आइटम्स भी अब नहीं है, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हर चीज़ इंपोर्ट कराते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। प्लस एक और जो था इनका ग्रोथ, वो इनका पिक नहीं हुआ। डोमेस्टिक इनके यहाँ इश्यूज भी थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हुए, तो ये ज़्यादातर लोन लेके अपना काम चला रहे थे। अब वो लोन भी डिफॉल्ट होने लग गए। चाइना भी अगेन, चाइना के डेट ट्रैप में ये फंस चुके हैं। फिर एक और प्रॉब्लम हुआ इकोनॉमी में, आपकी सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब वर्ल्ड से टूरिस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और आपका काम चल रहा है। और फिर अगर इस टाइप का टेररिज्म वहाँ पे होगा तो टूरिस्ट क्यों आएंगे यहाँ पे? सर्विस सेक्टर आपका फ्लॉप शो हो जाएगा। और यही चीज़ इस श्रीलंका के साथ हुआ। तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, तो इनका बहुत डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हुआ। एज अ रूल ऑफ थम, वर्ल्ड में जिस जगह पे वॉर होता है, जिस जगह पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस जगह पे टेररिज्म होता है, वायलेंस होता है, वो एरिया कभी भी ग्रो नहीं होता, वो बहुत बैकवर्ड चला जाता है। सेम चीज़ हो रही है कोलंबो के साथ। सेकेंडली, UNP लेड गवर्नमेंट ने जैसे रिप्लेस किया, इनकी एक पॉलिसी आई थी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लेंगे, हम केवल और केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेंगे। वो पॉलिसी भी फ्लॉप शो हो गया। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविज्म की होती है ना, वो रियल लाइफ में इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। हम एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम कल ही सारा पेट्रोल डीजल जलाना बंद कर दें। ऐसा होगा तो इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी तरह
डिफीट हो जाएगी। तो दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। जो आइडियलिज्म था इनका वो इनका बैकफायर हुआ। प्लस कोविड के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई। एक्सपोर्ट रबर, टी, स्पाइसेस, गारमेंट सफ़र हुआ, टूरिज्म नहीं आया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी करेक्ट नहीं थी, पब्लिक डेट हो गया, चाइना से इतना पैसा लिया है तो वापस भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और इनका डिफ़िकल्टी हो गया। तो इस तरीके से ये एक फियास्को हुआ है। इंडिया ऑल्दो अभी श्रीलंका के साथ स्टैंड कर रहा है और एसेंशियल्स जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। गिग वर्कर बहुत न्यूज़ में है। गिग वर्कर बहुत बार हमने पढ़ा है। गिग वर्कर क्या होते हैं? आंसर, गिग वर्कर। देन मजल्ड मीडिया, एग्जाम बॉयकॉट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, CAPF, पावर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन एंड पावर कट्स। ये बात है मेघालय और असम के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट अभी सेटल हुआ। तो देखो, असम से ही मेघालय कार्व्ड आउट हुआ था। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब होम, अबोड। तो ऑटोनोमस स्टेट 1972 में बना। अब एक एक्ट आया तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ ट्राइबल एरिया भी है, जो फॉरेस्ट के कारण जो डिमार्केशन है वो डिफिकल्ट होता है। तो जैसे ईस्ट जैंतिया हिल, री भोई, वेस्ट कासी हिल, ये इधर ना डिफिकल्टी हो गया कि ये स्टेट दिस एरिया बिलोंग टू से असम और मेघालय, तो इससे ये डिस्प्यूट बना रहा बाउंड्री का। अब ये फिलहाल बाउंड्री कुछ इन्होंने एक्सचेंज किया है, कुछ एरिया जैसे कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एटसेट्रा ट्रांसफर हुआ इनका। ईस्ट जैंतिया ये हुआ मेघालय, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय ट्रांसफर टू कार्बी आंगलोंग एंड कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो इधर से इधर ऐसे एक्सचेंज करके डिस्प्यूट था उसको सॉल्व कर दिया। ये बाउंड्री डिस्प्यूट काफी टाइम से था, तो असम को इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला डिस्प्यूटेड एरिया, एंड वाइल मेघालय गेट 18.28 स्क्वायर किलोमीटर। तो पीसफुली अमेकेबली ये सॉल्व हो गया। दिस इज अगेन अ गुड थिंग। देन द फेसबुक क्लीन अप अटेम्प्ट ऑन पॉलिटिकल मैसेजिंग, सोशल मीडिया। जैसे बराक ओबामा का एक बुक है, मैंने पहले भी बताया था, 2007 का अभी उसका जो फर्स्ट पार्ट है, बुक का नाम क्या है, अभी बायोग्राफी आई है, वो उसमें बताया कि कैसे उसने फेसबुक को ना यूज किया टू कनेक्ट विद द जो उनके सिटीजन्स हैं, वन ऑन वन कनेक्ट करने के लिए और उनसे बात करने के लिए। तो जो सोशल मीडिया 2007, 8, 9, 10 का था, ये कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीज़ें बताई। बट फिर क्या होता है, जैसे हमने देखा सोशल मीडिया से पॉलिटिकल मैसेजिंग होने लग जाती है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, यूजेज कम, मिसगाइडेंस ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो फेसबुक, ट्विटर, ये स्पेशली जब अभी बाइडेन ट्रम्प इलेक्शन था तब हमने बहुत देखा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया का मिसयूज होता है। तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्लीन अप करने का। डेविएंसी एम्पलीफिकेशन, बिकॉज ट्रंप को बैन कर दिया। ट्रंप को बैन करना इज नॉट अ बिग डील। सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को एक प्राइवेट कंपनी ने बैन कर दिया, दिस इज अ बिग थिंग। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी वर्ड काफी अलार्म्ड हो गया था। व्हाट्स द डिफरेंस, आई कैन कम टुमारो, आई कुड कम टुमारो। कैन लिखा है मतलब एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, मैं कल आऊंगा, एंड देर इज नो वेगनेस और डाउट अबाउट इट। कुड लिखा है मतलब पॉसिबिलिटी है, इफ इट इज ओके फॉर यू आई कुड कम टुमारो, लाइक दैट। ओके, आई कुड गो देयर इफ नेसेसरी, जरूरी हो तो। आई कुड हेल्प हिम, तो इस तरीके के कुड में एक एक कंडीशंस है। तो दिस इज देयर। यहाँ और भी एग्जांपल्स है कैन और कुड का, वो आगे देखते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो गए। नहीं, एग्जाम प्रीपोन हो गए। प्रीपोन जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। पोस्टपोन इज गुड, मतलब बाद में होंगे, आज था कल हो गया, बट प्रीपोन नहीं। उधर हम बोलते हैं एडवांस हो गया। द अपोजिट ऑफ पोस्टपोन इज एडवांस। डेट ऑफ मीटिंग एडवांस हुआ 25 to 4th of January, like that. May I come in? Please do. Could I use your phone? By all means, go ahead. I'm afraid there is something wrong with your phone. Could be. Could be. It goes out of order from time to time. तो could possibility हो रहा है। तो इस तरीके से can और could के different usage हैं। I could come and collect you around 12. I can't hear you. There is a lot of disturbances. We can have lunch at my place. So can, could। इसको एक बार देखना, कैन और कुड के वेरिड यूजेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, कैन एंड कुड। इमूवेबल, सीधा स्पेलिंग IMMOVABL। इसलिए भी मैं आंसर राइटिंग को आपको बोलता हूँ, आप जितना आंसर राइटिंग करोगे ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी कम होगी, वरना बहुत गलतियां होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, लिखने में भी ग्रामेटिकल एरर होती है। तो राइट, इमूवेबल, सीधा स्पेलिंग। ऐसे ही एक होता है अनपर्टर्बेबल और एक होता है इम, दोनों का सेम ही मीनिंग है, बोथ आर करेक्ट। देन अमेरिकन स्लैंग है टू बैट द ब्रीज, मतलब कॉन्वर्स आइडली अबाउट ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर। तो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड है।
इंडिया जर्मनी डिस्कस यूक्रेन सिचुएशन। सो सी, पूरा वर्ल्ड अभी इंडिया का स्टैंड के लिए इंटरेस्टेड है रशियन क्राइसिस में, और वेस्ट की तरफ है रशिया, चाइना, एवरीबडी, दिस इज देयर। देन दिस इज गवर्नमेंट फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग स्केल स्कोप ऑफ पीएम जन आरोग्य योजना। ये है टैगोर फिल्म फेस्टिवल एंड डेवलपमेंट। प्लास्टिक बॉटल इंपोर्ट पॉसिबल होगा वेस्ट प्रोसेसिंग के बाद। रशिया शेलिंग कर रहा है। श्रीलंकन हॉस्पिटल सस्पेंडेड सर्जरी आफ्टर 10 आवर आउटेज। बिजली नहीं थी, आउटेज। दिस इज अगेन वेरी पेनफुल, तो दैट इज वाई इंडिया इमीडिएटली यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। देन मिस्टर लैवरोव इन चाइना फॉर अफगान टॉक। कोविड दिस डेटा WHO। कोविड का भी एक और नया वेरिएंट ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा है। वैक्सीनेशन नहीं है तो गो गेट द वैक्सीनेशन एंड कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। स्मॉल सेविंग जो रेट्स हैं उसका अभी कम नहीं हो रही है, रेट्स ज़्यादा ही रहेंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया यहाँ पे। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं वो सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट पे उनका इनकम डिपेंडेंट होता है। FII आउटफ्लो हुआ रिलायंस इंडिया। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन। तो ये दो आंसर्स थे, क्वेश्चंस थे। एक ही क्वेश्चन था कोरल रीफ का, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना था, आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू देयर एग्जिस्टेंस और कंजर्वेशन मेजर्स भी बताने थे। तो बहुत सारे आंसर्स आए हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। बिफोर दैट मैं आपको एक बार कोरल रीफ अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। Okay, so this is the video. Have a look at this video. Coral reefs. Their bright, vivid colors can be seen in tropical ocean waters around the globe. Get the Beyond color. their brilliant appearance lies a hidden significance. Coral are animals. Animals. Though they may look like colorful plants, coral are in fact made up of tiny animals called Polyps. polyps. These invertebrates can range from the size of a pinhead to a bit larger than a basketball. Hold on. Each polyp consists of a soft, sac-like body topped by a mouth covered in stinging tentacles. To protect their soft bodies and add support, the polyps Look at the secrete shape. limestone skeletons or calicles. Corals are megabuilders. Hold on. Polyp calicles connect to one another, creating a colony that acts as a single organism. As colonies grow over hundreds and thousands of years, they See? join with other colonies and become reefs that can grow to hundreds of miles Coral long. reefs. The largest coral reef is Australia's Great Great Barrier Reef, Barrier which Reefs. began growing about 20,000 years ago. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems on Earth. System. Though they cover less than 1% of the ocean floor. Coral reefs are home to 25% of all marine creatures. It's been estimated that up to 2 million species inhabit coral reefs, rivaling the biodiversity of the rainforest. Rainforest The of reefs ocean. provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. Coral are translucent. Coral reefs get their rainbow of colors from algae or Zooxanthellae. zooxanthellae that live in their tissue. Though corals use their tentacles to capture some food, most of their food comes from the algae they house. When coral becomes stressed by pollution or other factors, they evict Bleaching. their algae. Coral bleaching results, revealing coral's white skeletons. Color is gone. Coral provide a window to the past. As coral grow, their limestone skeletons form layers similar to tree rings that See. vary in composition and Dendrochronology. based on ocean conditions at the time. With some coral reefs growing for thousands or even millions of years, scientists can study these layers to reveal what the Earth's climate may have been like in the ancient past. Unfortunately,
Climate change is putting coral's future in danger, along with the millions of species that inhabit the reefs and the 500 million people that rely on reef fish for food. Food security. Warming waters result in prolonged coral bleaching that kill coral reefs or leave them vulnerable to other threats. Discoloration. Without significant action on climate change, our oceans could lose many of their colorful reefs by the end of the century. ऑलराइट, सो ये हैं कोरल रीफ्स. ऑलराइट, सो अब हम क्विकली इसका आंसर देखते हैं. ये जो आंसर का कंटेंट था, एक तो एनसीईआरटी में भी अच्छा दिया है और जेसी लियोंग में भी बहुत ब्यूटीफुली ये सारा कंटेंट दिया हुआ है. ओके, सो आइडिया था इसको पढ़ना और अच्छे से लिखना. जितना आप लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो ये सारे सबमिशंस हैं. सुंदर, बहुत अच्छा आंसर है आपका. कोरल रीफ क्या होती है? सी, दीज आर कोरल रीफ. कोरल रीफ कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट है. आपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे दिया. एक्सीलेंट. एग्जाम्पल्स बहुत देने चाहिए. ज्योग्राफी का सीक्रेट है, राइट एग्जाम्पल्स. हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल, फिर जूजेंथले है, थ्रेड्स क्या है, कोरल रीफ्स है, एक्शन एंड वे फॉरवर्ड. सी, सच अ सिंपल आंसर, बट आपने लिखा. दिस इज रियली रियली गुड. अब इसमें हम थोड़ा डायग्राम्स बना सकते हैं. कोरल पॉलिप का जो भी वीडियो में देखा, तो ज्योग्राफी में भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है. ज्योग्राफी के सवाल में डायग्राम्स आने चाहिए, मैप आना चाहिए. ओके, देन सी रजिया. अब देखो ये कितना अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे. दिस इज सच अ गुड डायग्राम. और आपका ऑप्शनल जूलॉजी है, ये आपके डायग्राम से भी. सी, जूलॉजी वालों का मैंने देखा है डायग्राम्स जो होता है ना, साइंस एंड ऑल, बहुत अच्छा होता है. दिस इज रियली गुड. तो देखो कितना अच्छा आपने बनाया, और ये तो मतलब बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है. दिस इज रियली गुड. इतना डिटेल में हम नहीं भी पढ़े तो अपना काम चल जाएगा, बट दिस इज रियली रियली गुड. सी, कितना अच्छा सारा यहाँ पे डायग्राम वर्क दिया है. एक्सीलेंट. कोरल पॉलिप क्या होते हैं? सी, दिस इज रियली गुड. दिस इज नेक्स्ट लेवल. और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया. सी, दिस इज कोरल्स कैसे बने. इतना इन डेप्थ है यहाँ पे. ये एक चीज मैंने नोटिस की, अपनी कम्युनिटी सो वेल क्वालिफाइड. बहुत अच्छा आप लोग आंसर्स लिख रहे हो, तो सीखो सब. लर्न, पीयर लर्निंग. ओके, सी, कितना अच्छे से यहाँ पे बताया. पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप्स ऑफ रीफ है, अटॉल वगैरह, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और एक मैप भी बना दिया. एक्सेलेंट. दिस इज रियली रियली गुड आंसर. थ्रेट है, रीजंस है. अब द बेस्ट थिंग इज कि जो नेक्स्ट लेवल लाइक स्पेशलाइज जो कंटेंट है कोरल का, वो भी बताया, बट उसको सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया है. कंजर्वेशन वगैरह जनरलिस्ट आइडिया में. तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड. वेल डन. देन आशा, दिस इज अगेन वेरी नाइस. कोरल्स क्या होते हैं? सच अ सिंपल अप्रोच. कोरल ये होता है, कोरल का ये पूरा डायग्राम है. मैप वर्क कितना अच्छा होता है आशा का. लर्न. दिस इज वेरी गुड. देन ये बात है कोरल रीफ, सनलाइट, क्लीन वाटर, वार्म, सॉल्ट वाटर. एक्सीलेंट. टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, बैरियर, कितना अच्छे से डायग्राम बताया. एक्सीलेंट. दिस इज रियली रियली गुड. यू आर ऑल आर राइटिंग अमेजिंग आंसर्स. वेल डन. स्टॉर्म्स, ओजोन, कितना अच्छा कंटेंट है, एनरिच्ड है. एक्सीलेंट, वेरी गुड. वे फॉरवर्ड भी है. तो सी, इससे एक हॉलिस्टिकनेस आती है, कंप्लीटनेस आती है आंसर राइटिंग में. गुड. शुभांगी, दिस इज अगेन सो नाइस. आपका राइटिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन है. ये चीज आपको देखना मेन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा. डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन बताया, अंडरलाइन है, टू द पॉइंट. देखो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, मैप भी है. गुड. एक्सीलेंट. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, टाइप्स, थ्रेट, अल नीनो, राइजिंग, CO2, कंक्लूजन, होलिस्टिक आंसर, ग्लोबल इफेक्ट एंड इंडियन एफर्ट. सी, दिस पार्ट इज गुड. ये एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, एक लेयर, अच्छा इंप्रेशन बनता है इससे. प्रेरणा, दिस इज अगेन सो नाइस, टू द पॉइंट. व्हाट इज कोरल पॉलिप, जूजेंथली, कोल्ड वाटर, ब्लीचिंग. अब सी, दिस स्टाइल इज गुड. कॉजेस क्या है, स्नोफ्लेक. वेरी नाइस. देन अब ये अच्छा है, कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क. कुछ करंट का हमने इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स बताए. गुड. This part is really really good. UNDP and all. Coral reef and way forward. Very nice. शिखा, डे नंबर 4. आई एम सो हैप्पी. इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है. हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल. अब दिस स्टाइल इज अगेन सो गुड. डिफरेंशिएट कर दिया. जूजेंथली है. दिस डायग्राम इज सो नाइस. फ्रिंजिंग, बैरियर एंड अटॉल. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, थ्रेट क्या है. सी, सो सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव. अब एग्जाम टाइम पे ना आपको बस इसको रिवाइज करना है और इतना अच्छे से चीजें कंप्लीट हो जाएगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. ओमेश इज बैक. ओमेश बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है. सो गुड टू सी यू अगेन. सो दिस इज कोरल रीफ. सी, डायग्राम वर्क भी ओमेश का बहुत ऑसम रहता है. ग्रेट बैरियर लीफ, कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ्स बताया आपने, जूजेंथली, टाइप्स ऑफ कोरल, इकोलॉजिकल,
threads, see, so structured and balanced, very nice, good. रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन सो गुड, शुरुआत में डायग्राम मतलब अच्छी कॉपी है. कोरल रीफ, कोरल जूजेंथली, टाइप्स ऑफ कोरल, पॉलिप, फीचर्स बताए. नाउ सी दिस इज रियली गुड, वन बाय वन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई. अटॉल है, थ्रेड्स है, सी दिस डायग्राम इज अगेन सो गुड, रियली वेल. देन सिग्निफिकेंस, और यहाँ पर आपने बताया डायग्राम के थ्रू. दिस मैपिंग इज इंपॉर्टेंट. अदिति, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, दिस इज अनपैरेलल, वेरी गुड. कोरल रीफ क्या है, जूजेंथली, जूजेंथ, अब सी एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स दोगे ज्योग्राफी इवन सारे आंसर्स उतने ही अच्छे बनेंगे. राइट एग्जाम्पल्स. फ्रिंजिंग, सी दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी अच्छी है ये, दिस इज रियली गुड. देन ब्रैकेट में हमने बनाया रिवाइज्ड कंडीशन, कोरल ब्लीचिंग, सी दिस वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड कॉपी, वेरी गुड. और इंडिया का भी बताया, दिस इज बेस्ट कॉपी. गल्फ ऑफ कच्छ, दिस वेरी नाइस. कोरल्स ऑफ इंडिया, वेरी नाइस. प्रियंका, दिस इज अगेन गुड. इनवर्टिब्रेट्स, इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स क्या होते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली हमने बताया. कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखो हेडिंग सब हेडिंग से प्रश्न कितना अच्छा हो जाता है. हेल्दी कोरल वगैरह लिखा, कंजर्वेशन एफर्ट. मीनू, दिस इज गुड. डे नंबर 40, ऑसम कंसिस्टेंसी. इंट्रोडक्शन, कैसे हम कोरल रीफ बनी है, शैलो वाटर कंडीशंस, ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ कोरल. अब यहाँ पे एक मैप भी आना चाहिए बीच में. तो हमें हमेशा कोशिश करना है, एक आध डायग्राम आ गया एक दो पेज के बाद तो एक मोनोटोनस नहीं लगेगा. इकोलॉजिकल, थ्रेड, ब्लीचिंग, मेरीन, वेरी नाइस. पॉइंट्स आर रियली रियली गुड. 10 पॉइंट्स, एक्सेलेंट, वेरी नाइस. एड मोर डायग्राम्स, मैप. हरजिंदर, दिस इज रियली गुड. कोरल रीफ क्या होता है, वेरी गुड. आप भी बहुत कंसिस्टेंटली आंसर लिख रहे हो, दिस इज वेरी नाइस. इसी तरीके से आप कंटिन्यू करो. आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा है और बहुत सिस्टमेटिक है, साफ साफ लिखते हो, गुड. कंडीशन फॉर कोरल रीफ बताया, सॉल्ट वाटर, सी दिस इज सो नाइस. बैरियर रीफ है, अटॉल है. फिर आपने एवरी डे के हिसाब से बताया, गुड, एक्सेलेंट. ये कंटेंट अभी और एनरिच करना है. जीसी लियोंग भी बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में भी अच्छा दिया हुआ है. प्रियंका, दिस इज सो गुड. एक्सेलेंट कंसिस्टेंसी. जूजेंथली से स्टार्ट किया, वेरी गुड. सिम्बायोटिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू में ही बता दिया. फिर डायग्राम भी है इंडिया का, एक्सेलेंट. फिर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया, वेरी गुड स्ट्रैटेजी. कम शब्दों में ज्यादा चीजें, इकोलॉजिकल. तो सी कॉपी बहुत ऑर्गेनाइज लगती है जब हम ऐसे मोनोटोनस नहीं रखते उसे, गुड. कोरल ब्लीचिंग है, रीजंस है, और ये नोट्स रिवाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा. सी शेड्यूल 1 में भी बताया आपने, एक्सेलेंट. की इनिशिएटिव्स आर ऑल इंपॉर्टेंट एंड वे फॉरवर्ड, वंडरफुल. ममता, दिस इज रियली रियली गुड. डे नंबर 15, ऑसम कंसिस्टेंसी. टाइप्स ऑफ कोरल बताया आपने, कोरल रीफ्स के बारे में बताया. हेडिंग सब हेडिंग भी है, अंडरलाइन भी है, सॉल्ट वाटर. सेलियन फीचर्स हमने एक साथ बता दिए. टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, लोकेशन, सी द डायग्राम, दिस इज वेरी गुड डायग्राम. पूरे इंडिया की इंपॉर्टेंट कोरल्स आपने यहाँ पे बताई, गुड. ये जो कोरल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हर एग्जाम के लिए, और ये फोकस में भी है अभी. सो दैट इज वाई इसको अच्छे से लिखना था. आपने बहुत अच्छे से लिखा, वेल डन. शुभम, वंस अगेन, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी. कोरल रीफ क्या होती है, फ्रिंजिंग, बैरियर, अटॉल, बायोडाइवर्सिटी. अब सी उनका यूजेज बताया, इकोलॉजिकल, कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, इसका मैप भी होना चाहिए. एनसो, मरीन, प्रिवेंटिव मेजर्स, एक्सेलेंट. ग्लोबल इनिशिएटिव, दिस पार्ट इज रियली गुड. Then conservation of coral reef, this is again excellent, very nice, very good. काजोल, कोरल रीफ्स क्या है, दिस पूरे वर्ड की आपने बताया, एक्सेलेंट. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. थ्रेड्स क्या है, कंजर्वेशन, वेरी नाइस एंड वे फॉरवर्ड. आरती, दिस इज अगेन गुड. जूजेंथले से स्टार्ट किया, टू द पॉइंट, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, थ्रेड. तो सी द हेडिंग, सब हेडिंग, स्ट्रक्चरिंग, बस यही सीक्रेट है. एक्चुअली कोई सीक्रेट है ही नहीं, हर चीज ओपन पे सबको पता है. द आइडिया इज कौन उसको पढ़ेगा, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसका आंसर लिखेगा. सो राइट, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड. दमन, दिस इज रियली गुड. सी कितना आसान है, कोरल रीफ पढ़ो. एनसीईआरटी एक जेसी लियोंग में भी अच्छा दिया हुआ है. अपने इतना अच्छे से समराइज किया, कैरेक्टरिस्टिक्स, कोरल रीफ क्या होती है. इनके ना डायग्राम्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. ये हेडिंग कितना अच्छा है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, टूरिज्म से लेके फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन, एक्सीलेंट पॉइंट्स. थ्रेड्स भी आपने बताया. तो सी दिस इज सच अ गुड आंसर. स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म, एसिडिफिकेशन, ओजोन, मरीन, ब्लीचिंग, कोरल रीफ इन इंडिया. सी द डायग्राम इज हियर एंड दिस इज रियली गुड डायग्राम.
सारी इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स हमने बताई, इनकी कैटेगरी भी बताना था, फ्रिंजिंग रीफ टाइप कौन सी है, अटॉल टाइप कौन सी है, लाइक दैट। जैसे जो लक्षद्वीप है वो किस टाइप का है, ओके। तो कोरल्स आर इंपॉर्टेंट। सागर, दिस इज अगेन सो नाइस। कोरल रीफ क्या होता है? अंडर वाटर। आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, आप कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता पाते हो, वर्बोसिटी नहीं है, शॉर्टर सेंटेंस। सी, कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ कोरल विच इज अ लिविंग एनिमल नॉट possessing spine. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये अच्छा स्टाइल है, ये आपको बहुत काम आएगा। जूजेंथली है, कोरल्स है, फिर क्वेश्चन लिखा ब्रैकेट में, सॉल्ट वाटर, सेलियंट फीचर्स, नंबर लिखो 1 2 3 4। गुड, वेरी गुड। फूड, मेडिसिन, राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, ये सारी। अब ये डायग्राम भी कितना अच्छा है, बट इसको सेपरेट थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि ऐसा कंजेस्टेड नहीं लगे, ओके। कंक्लूजन, बनानी, दिस इज अगेन सो नाइस। कोरल रीफ, तो कोरल रीफ से हमने स्टार्ट किया, स्केलेटन है, आपका भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा है। कोरल रीफ क्या बताया आपने? जूजेंथली है, फिर सी दिस स्टाइल इज गुड। डायग्राम्स, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, गुड। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बेस्ट है, जितना एग्जाम्पल्स लिखोगे कॉपी उतनी अच्छी होगी। बैरियर रीफ, सी दिस एग्जाम्पल। अटॉल्स, इसका भी एग्जाम्पल, वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूशन है, मैप होना चाहिए था, दिस इज वर्ल्ड मैप। इंडिया का भी मैप है क्या? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इंडिया का मैप भी होना चाहिए। थ्रेट, कोरल ब्लीचिंग, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स, वेरी नाइस, वेरी गुड, रियली रियली गुड। कोरल रील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट इनिशिएटिव्स वगैरह सब कवर करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रवाल, देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है ये, दिस इज वेरी गुड। स्वस्थ है, स्ट्रेस्ड है, ब्लीच्ड है। स्ट्रेस्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वस्थ है, स्ट्रेस्ड है, ब्लीच है ये। देन पारिस्थितिकी के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। प्रवाल भित्ति क्या है? पर्यावरण की स्थिति, एक्सेलेंट, दिस इज गुड। आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी, दिस इज रियली रियली गुड। राम नरेश, वंस अगेन एक्सेलेंट आंसर। सी, आप अपने पेजेस टर्न करो और आप देखोगे हमने कितना सारा पढ़ लिया है इन से लेस देन 1 मंथ और 2 मंथ्स ऑफ टाइम। सो दिस इज रियली गुड, इसी स्पीड से करना है। सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंसोलिडेट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल वर्क अच्छा है और एज यूजुअल आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे एसडीजीज बताया, आप एसडीजी के चैंपियन हो। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, एक्सेलेंट, दिस इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी लाइक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, गुड। फिर एग्जिस्टेंस बताया आपने, गुड। डायग्राम वर्क आपका अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन है। हैंड राइटिंग भी आपकी बहुत सिस्टमेटिक है, आप मेंस में ना बहुत ऑसम करने वाले हो। रिया, दिस इज रियली गुड। कोरल रीफ्स, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, इसको रिवाइज भी करना है हमें। सी डायग्राम एंड ऑल, दिस इज रियली गुड। अटॉल, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड मेजर्स, गुड। और इसमें एक एम्प्टी पेज भी रखना है, कोई नया पॉइंट बाद में हमें समझ में आया या फिर किसी स्टूडेंट से हमने देखा बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको नोटेड डाउन, उसको अपनी कॉपी में भी ऐड कर लो बाद में, ठीक। धनाक्षी, दिस इज रियली रियली गुड। पॉलिप क्या होता है? सी कितना सिंपल अप्रोच है, व्हाट इज पॉलिप, व्हाट इज कोरल, टाइप्स ऑफ कोरल, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज गुड। प्रेजेंटेशन, दिस इज थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस, क्या है? गुड। थ्रेट्स फ्रॉम लोकल सोर्सेज, क्या हो रहे हैं? वेरी नाइस। सो सी कितना इजीली हमने कंटेंट को इजी बना दिया रीड करना, वेरी नाइस। कविता, दिस इज रियली गुड। वाटर कोरल रीफ, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी, दिस इज गुड। देन यहाँ पर आपने कोरल पॉलिप के बारे में बताया। डायग्राम्स, गुड, डायग्राम्स होने चाहिए ज्योग्राफी में, मैप्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, एक्सेलेंट, एग्जाम्पल्स, गुड, वेरी। ये डायग्राम कितना अच्छा है इंडिया का, दिस इज गुड। और प्रॉपर नॉमेनक्लेचर भी है, गुड। कोरल ब्लीचिंग बताया, गुड। स्नोफ्लैक्स, स्टेप्स, अब इधर टेक्निकल लेटेस्ट डेटा भी डालना था हमें। एंथनी, दिस इज रियली गुड। लार्जेस्ट कोरल कौन सा है? बेनिफिट्स, ये हम ना ऑर्डर में करे इसे, जैसे 7 हुआ, 8 हुआ, थ्रेड, रोल ऑफ मैनग्रोव्स भी बताया आपने। फिर ये फर्स्ट पेज आया। सी डायग्राम वर्क आपका भी ऑसम होता है, बहुत अच्छे से बताया। अब जैसे ये है ना, कोरल रीफ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल क्या है, वेरी नाइस। वाई न्यूज से स्टार्ट किया, यूनेस्को, वेरी गुड। की पॉइंट्स बताया आपने, एक्सेलेंट, 1 2 3 4 5। फिर इसके बारे में बताया, बैरियर रीफ एंड ऑल, वेरी गुड। माइक्रोस्कोपिक इनिशिएटिव, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोरल रीफ, एक्सेलेंट। देन दिस इज अनुराग, वंस अगेन वेरी वेल रिटन, टू द पॉइंट है और बहुत अच्छे से कंटेंट हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा लिखना है हमें। फ्रिंजिंग बैरियर, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कोस्टल, यही चीजें ना मेन एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी आपको, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड। थ्रेड्स क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, मेरीन है, ओजोन है, गुड। देन मेरीन है, इंडिविजुअल लेवल, ऑलराइट।
सो दीज आर द सबमिशंस। बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। अब आज भी हमें इस तरीके से एक और आंसर तैयार करना है ऑन दिस। 2 आंसर करने हैं, इमरजेंसी प्रोविजन एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इसका भी आप क्या करना, आप केवल द विकिपीडिया सर्च करना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, बहुत अच्छी लिस्ट आ जाएगी, उसको बस समराइज कर लो। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, उसका नाम, कहाँ लोकेशन है, क्या एक आध इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं। इसको ट्राई टू समराइज, जानो इसके बारे में सवाल आएंगे। ओके, so this is 31st of March 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.